नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट खास मुलाकात। हमारे बीच मौजूद हैं बीएसएफ आईजी, जी हाँ, मकरंद देउस्कर जी। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे। सर, नया पद और नई चुनौती आपके साथ है। कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी लागू हुई और आपको भोपाल का ताज पहनाया गया। कांटों भरा बोला जा सकता है क्योंकि प्रदेश में नई नई कमिश्नरी लागू हुई और जिम्मेदारी आपको मिली और इसके बाद इंदौर का सफ़र हुआ। देखिए, ये भोपाल कमिश्नर होना और इंदौर कमिश्नर होना, ये दोनों ही मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो भोपाल में मेरा बचपन निकला है और इंदौर में मेरी पत्नी का बचपन निकला है। तो ससुराल और मायके में पुलिस कमिश्नर होने का मेरे ख्याल से यूनिक रिकॉर्ड है। और नई पद्धति में काम करना, नए जिम्मेदारियों को उठाना जी। और ख़ास बात यह है कि दोनों ही जगह पर, क्योंकि दोनों ही जगह पर कमिश्नरेट्स लगभग अभी बन ही रही हैं जी। तो उस दौरान कंट्रीब्यूट करना ये एक बहुत ही सेटिस्फाइंग अनुभव रहे हैं। सर, आप 1997 के आईपीएस रहे। अब तक का करियर कैसा रहा? आपका सफ़र सबसे सुहाना या ये बोला जा सकता है कि सबसे चुनौतीपूर्ण क्या मानते हैं अपने लिए? देखिए, सबसे चुनौतीपूर्ण जो है, मतलब हर जगह की अपनी एक चुनौतियां रहती हैं, लेकिन जो पहला ज़िला था मेरा एसपी बड़वानी जी, उसे मैं मानता हूं कि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो मेरे लिए पहला अनुभव था एक इंडिपेंडेंट तरीके से एसपी के रूप में काम करना। और उसके बाद मैं मानता हूँ कि आईजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी इंटेलिजेंस का जो काम था वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तो था ही, सबसे ज़्यादा रोचक भी रहा है। सर, भोपाल से एजुकेशन रहा आपका, स्कूली शिक्षा भोपाल से रही, फिर आपने बीटेक किया जी मुंबई से जी जी। तो सर, आप हमेशा से सिविल सर्विसेज में आना चाहते थे या भाग्य, डेस्टिनी, किस्मत आपको जो है जनता के बीच में, जनता के लिए ले आई? नहीं, मैंने जब आईआईटी बॉम्बे से जब मैंने बीटेक किया था, उसके बाद जो है मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी में काम भी किया था जी। और 1-1.5 साल काम करने के बाद मुझे लगा था कि संभवतः मैं शायद बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ जी। और साथ ही में मुझे ये भी लग रहा था कि मैं शायद इस काम को मैं बहुत ज़्यादा समय तक नहीं कर पाऊँगा। मुझे एक ऐसे काम या कह लें कि अपने वर्क प्रोफाइल की आवश्यकता थी जो मुझे लोगों से जोड़े, उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनसे मिलने का मौका मिले। उस प्रकार के जॉब की मुझे अपेक्षा थी, तो इसलिए मैं सिविल सर्विसेज में फिर शिफ्ट हुआ था। सर, प्रदेश का युवा या देश का युवा असफलता से बहुत घबराता है और सिविल सर्विसेज की बात की जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो बहुत लकी होता है, जो बहुत सौभाग्यशाली होता है और जिसकी कर्म प्रधानता बहुत मजबूत होती है, वो पहले ही अटेम्प्ट्स में जो है सक्सेस को हासिल कर लेता है। आपका सफ़र कैसा रहा सर, जब आप तैयारियां कर रहे थे, जब एग्ज़ाम देनी थी? मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाया था जी। तो मेरा फिर सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो पाया था जी। और इस एग्ज़ाम के बारे में मैं मतलब सभी लोगों से मैं हमेशा से ही कहता रहा हूँ कि जो सिलेक्ट हुए हैं वो अच्छे हो सकते हैं और जो रिजेक्ट हुए हैं वो शायद बेहतर भी हो सकते हैं जी। तो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को मतलब इस बात से कभी भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा नहीं हुआ तो क्या हम लायक नहीं थे जी। या हम में उतनी क्षमता नहीं थी, ऐसी बात नहीं रहती है। इसमें कई बार बहुत सारे फैक्टर्स, लक और आपका उस दिन का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये सभी चीज़ें काउंट करेंगे। सर, आप बेहद सामान्य परिवार से आते हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी है आप ही पहले बोले जा सकते हैं कि सिलेक्ट हुए पहली बार में।
तो परिवार में बहुत खुशी का माहौल होगा सर। एक पिता के लिए बहुत गौरव का विषय होता है कि उनका बेटा जो है वो सिविल सर्विस में सिलेक्ट हुआ है। हाँ, डेफिनेटली वो दोनों को, मेरे माता पिता दोनों प्रोफेसर्स रहे हैं, और दोनों के लिए ये गौरव का विषय था जब मेरा सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ था। जी सर, आप बेहद गंभीर व्यक्तित्व माने जाते हैं, और जितना समय आपका इंदौर में रहा, चाहे वो सियासी गलियारे हों, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में, हमेशा ये बात होती थी कि देवस्कर साहब बेहद गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं। तो जब आप कॉलेज के दिनों में पढ़ाई करने के लिए भोपाल से जब मुंबई की ओर रवाना हुए, तो सर वो कॉलेज की लाइफ तो बहुत हंसी मजाक वाली होती है, यारों दोस्तों के साथ हंसी सिटोलियाँ भी होती हैं, रेगिंग वेगिंग भी होती है। तो सर वहाँ हुआ था क्या? आप बोलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ी रेगिंग वेगिंग होती है। नहीं, वहाँ पे जो मतलब दुनिया का हर गंभीर से गंभीर व्यक्ति जो है, चाहे वो चाहे या न चाहे, उसको इन सब बातों से गुजरना ही पड़ता है। तो डेफिनेटली मैं भी गुजरा हूँ। और कॉलेज के दिनों की अपनी एक अलग बात रहती है। उनकी चाहे रैगिंग कह लें उसे, या जो हॉस्टल का जो इनिशिएशन प्रोसेस रहता है, उसके अपने एक मज़े रहते हैं। उसको मैंने भरी भांति जिया है उसे। सर, पुलिस की नौकरी बेहद चुनौतीपूर्ण और साथ ही उम्मीदों भरी होती है। एक आम आदमी कह लें या राजनीतिक महकमा कह लें, सभी को बहुत उम्मीदें होती हैं इस खाकी वर्दी से। इन तमाम जिम्मेदारियों के बीच अपने परिवार के लिए समय कैसे निकालते हैं आप लोग? हमेशा आम जनता या हम ही क्यों ना, का छोटा मोटा अपराध भी होता है तो बहुत जल्दी क्विक रिएक्शन दे देते हैं कि यार पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही है। देखिए, हर पुलिस अधिकारी के सामने ये एक चुनौती रहती है कि वर्क लाइफ बैलेंस वो कैसे कर पाता है, और उसके बिना काम भी नहीं चलता है। उसके बिना उस अधिकारी के स्वास्थ्य पर, उसकी मेंटल हेल्थ पर, फिज़िकल हेल्थ पर असर दिखने लगेगा, और वो बहुत ज़्यादा समय तक काम कर भी नहीं सकता। और ये मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि जो ऑफिस और घर को अलग अलग रख करके पूरा नौकरी की जाए। मैंने यथासंभव जो नौकरी की परेशानियां हैं वो घर में कभी नहीं आने दी, और घर की जो चोचले रहते हैं वो ईश्वर की कृपा से बहुत ज़्यादा हुए नहीं। उसका प्रभाव नौकरी पर नहीं पड़ा, तो मैं इसे ईश्वर की ही देन मानता हूँ। सर, राजधानी या आर्थिक राजधानी ज़्यादा डिफिकल्ट आपको क्या लगा? क्योंकि भोपाल भी बहुत कांटों भरा था, सभी मंत्री वहीं हैं, जिम्मेदारियां मजबूत हैं वहाँ पर। और अगर इंदौर की बात की जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, और बढ़ते बढ़ते इंदौर की आबादी तकरीबन 30-32 लाख हो गई। ऐसे में देखिए, क्राइम वाइज इंदौर ज़्यादा चैलेंजिंग है, लॉ एंड ऑर्डर वाइज भोपाल ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। वहाँ पे वीआईपी विज़िट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, थोड़े बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर वीवीआईपी विज़िट या वीआईपी विज़िट की तैयारी करनी पड़ती है। और वहाँ पर भोपाल में छोटी छोटी घटना की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। इंदौर में देखा जाए तो मतलब जनरल जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो ज़्यादा है। फोर्स क्योंकि लगभग भोपाल इंदौर का लगभग समान है, थानों की संख्या लगभग समान है, तो उसके कारण इंदौर का जो भी पुलिस कमिश्नर रहता है वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहेगा बनिस्बत की भोपाल पुलिस कमिश्नर के। लेकिन सेंसिटिविटी वाइज भोपाल ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि जो आपने बताया कि सभी वरिष्ठ अधिकारी वहीं पर हैं, वह पूरा सचिवालय वहीं पर है, पुलिस मुख्यालय वहीं पर है, मंत्रिमंडल वहीं पर है, तो दोनों के ही अपने अपने चैलेंजेस हैं। सर, आपको क्या लगता है इंदौर में और क्या बेहतर होना चाहिए? क्योंकि कमिश्नरी लागू कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानकार बताते हैं कि तैयारियां उतनी दुरुस्त थी नहीं, और प्रदेश में कमिश्नरी लागू की भोपाल इंदौर में। क्या लगता है, चूँकि आपने भी एक अच्छा समय इंदौर में बिताया है, तो अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या सोचते हैं, उसकी बेहतरी के लिए क्या कुछ नया होना चाहिए जिसकी ज़रूरत है? इसमें
एक तो कुछ थाने बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं, जो ऐसे थाने हैं जैसे लसूड़िया, विजयनगर, बाणगंगा। अगर इन तीनों का ही क्राइम ले लिया जाए तो वो मध्य प्रदेश के कई ज़िलों से ज़्यादा इनका क्राइम होगा। तो ऐसे थानों को छोटे थानों में चेंज करना, उनसे तोड़ करके कुछ नए थाने बनाना, वो एक बहुत ही आवश्यक चीज़ होगी। और यहाँ पर न केवल पुलिस लीडरशिप को तो वो तो कर ही रही है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी के लिए भी ये चुनौती होगी कि इन तीन चार थानों को तोड़ करके कुछ नए थाने स्वीकृत किए जाएं। सर, पॉलिटिकल प्रेशर वैसे तो हर व्यवस्था में देखा जाता है, चाहे पुलिस महकमे की बात की जाए या प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाए या निगम की बात की जाए, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र है जहां राजनीति का दबाव नहीं है। खाकी पर बोला जाता है कि सर्वाधिक दबाव होता है। अपने तकरीबन 27-28 साल का आपका सफर रहा, क्या आपने भी समय समय पर अपने ऊपर हावी होती राजनीति को महसूस किया? देखिए, ये जो है अपनी जो व्यवस्था है उसमें पॉलिटिकल फीडबैक जो है एक उसका महत्वपूर्ण अंग है जी। तो जो भी ग्राउंड की सिचुएशन रहती है उसके अनुसार यदि कोई जनप्रतिनिधि आपको फीडबैक दे रहा है तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो सही हो, और यह भी आवश्यक नहीं है कि वो गलत ही हो। जी। मेरा जो प्रयास रहा है कि उसको बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट लिया जाए और हर फीडबैक को वेरीफाई करने का प्रयास किया जाए। और मेरा अनुभव ये रहा है कि जो पॉलिटिकल फीडबैक जो मुझे अभी तक मिले हैं पिछले 25-26 साल में, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि सारे के सारे गलत रहे हैं। अधिकतर उसमें सही रहे हैं और इस प्रकार के रहे हैं जो ज़्यादा ग्राउंड सिचुएशन से ज़्यादा की सत्यता से ज़्यादा वो नज़दीक रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, चूंकि नेता 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बोला जा सकता है कि जनता की नब्ज़ समझते हैं। और दूसरा मेरा ये भी कहना है कि जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनका काम पुलिस कर्मियों से भी ज़्यादा कठिन रहता है जी। तो मतलब ये अनफॉर्चुनेटली पुलिस और पॉलिटिशियंस को कोसना ये एक आम बात होती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि दोनों का ही काम बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और जितनी ज़्यादा जनापेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, पॉलिटिशियंस की भूमिका उतनी ज़्यादा कठिन होती जा रही है जी। इसे हमें सभी को रियलाइज़ करना चाहिए। और एज ए पुलिस ऑफिसर मैं यह समझते हुए और यह भी जानते हुए कि वो सत्यता के काफ़ी पास रहते हैं जी। उनके फीडबैक ने मुझे हमेशा मदद मिली है। सर, इंदौर में नाइट कल्चर जब से लागू हुआ तब से इंदौर में नशा भी खूब तेज़ी से फल फूलता गया और समय समय पर आपको भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे नशा बढ़ा वैसे वैसे इंदौर शहर में जो है वो अपराध और तेज़ी से बढ़ते गए। आम जनता के बीच में से ये आवाज़ भी उठाई गई कि बंद कर दीजिए ऐसा नाइट कल्चर जिसके चलते शहर की आबो हवा इतनी दूषित हो रही है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि नाइट कल्चर बंद तो नहीं किया जा सकता जिस हिसाब से इंदौर का विस्तार हो रहा है? देखिए, नाइट कल्चर जो है इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी रहेगा। नाइट कल्चर में जो बहुत ही इनोक्यूअस सी दुकानें हैं, पोहे की दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं, इनसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। बिल्कुल ठीक बात है। बल्कि एक अगर सड़कों पर चहल पहल रहती है तो एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पुलिस को मदद करती है। और सर, वैसे भी अगर इंदौर की बात की जाए तो सराफा चौपाटी की बात कर ली जाए या राजवाड़ा, ये तो सालों से बहुत सालों पहले से हर शहर का, मतलब इंदौर का तो सराफा है, पर हर शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन हमेशा खुले रहते आए हैं, रहते रहेंगे जी। तो उनको बंद कराने से मतलब अगर शरीफ लोग चाय पी रहे हैं तो उससे क्राइम में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। समस्या आती है जो शराब
और पब कल्चर जो है, और पब कल्चर जी। से, तो वो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश करते हैं। जी। तो पब कल्चर डेफिनेटली उसके नियमों का जो क्रियान्वयन है वो बहुत कठोरता से होना चाहिए। ये मतलब चाहे पीने का समय हो, पीने की जगह हो, इसको लेकर के कठोरता रहनी चाहिए। बाकी नाइट कल्चर अदरवाइज जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स या बेवरेजेस या अन्य खान पान की चीज़ों को लेकर के उसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी, परंतु शराब को लेकर के ज़रूर समस्या रहेगी। सर, नशे को लेकर के पुलिस हमेशा, खाकी बोला जा सकता है, खाकी हमेशा से संदिग्ध घेरे में रही, और आम जनता की माने तो ऐसा माना जाता है कि पुलिस के संरक्षण में इंदौर शहर में जो है वो नशा तेजी से बढ़ा। तो ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया। पहले तो खुद को सेफ रखना है कि पुलिस किसी प्रकार के नशे को बढ़ावा नहीं देती है, ना ही उसके सर्कुलेशन में मदद करती है, और दूसरी तरफ पब्लिक को सिक्योर रखना, मतलब चुनौतीपूर्ण तो है ही अपने आप में। देखिए, ये आरोप हर रेगुलेटरी विभाग पर लगते ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां रहेंगी ही। कहीं ना कहीं अगर शहर में ड्रग्स बिक रहे हैं तो स्थानीय पुलिस की या तो लापरवाही कही जाती है या फिर मिलीभगत कही जाती है। जी। लेकिन एक इन दोनों चीज़ों से अलग एक चीज़ और भी रहती है कि वे लोग इतने ज़्यादा ओवरवेल्म हो चुके हैं उस समस्या से, इतनी ज़्यादा ओवरवर्कड और ओवरवेल्ड हो जाते हैं इन शिकायतों से कि वो प्रत्येक उस शिकायत पे त्वरित रूप से कार्रवाई संभव नहीं रह पाती, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट जो है वो एक बहुत ही ऐसा एक्ट है जो बहुत ज़्यादा बारीकियां एक्सपेक्ट करता है पुलिस कर्मियों से। वो जो सिंपल सी जब्ती के लिए उसकी जो प्रक्रिया है वो एक साधारण पुलिसकर्मी कर भी नहीं सकता है। जी। तो ये चीज़ आम जनता की जानकारी में नहीं है, और कोई भी एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई करना एक दुरूह कार्य रहता है। इसके लिए इसलिए लापरवाही और मिलीभगत के अलावा ये इस कारण को भी ज़रूर इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और हर पुलिसकर्मी का प्रयास रहता है, जितने स्पेशली थाना प्रभारी, कि उसके क्षेत्र में किसी प्रकार का गंभीर अपराध ना हो सके। क्योंकि सर जैसे जैसे नशा बढ़ा, हमने देखा कि समाज में हत्या जैसे संगीन अपराध बहुत तेजी से बढ़े। आपने घूर दिया, उसी में चाकूबाजी हो गई, आपने कुछ बोल दिया सड़क चलते, उसी में चाकूबाजी हो गई, हत्याएं हो जाती हैं। और फिर हत्या भी इस कदर क्रूरता के साथ की जाती है कि हाथ काट दिए, कई टुकड़े कर दिए, बोरों में फेंक दिया। मतलब जैसे जैसे नशा बढ़ा वैसे वैसे हत्या का एक क्रूरतापूर्ण उदाहरण हमने कई बार देखा है, इंदौर ही नहीं, खैर आपसे तो हम पूरे प्रदेश स्तर पे भी बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे नशा बढ़ा है वैसे वैसे ये अपराध भी और क्रूर होते गए। देखिए, नशे में अधिकतर जो घटनाएं होती हैं वे तात्कालिक रूप से होती हैं। जो घटनाओं के जो प्रकार आपने बताए हैं वो प्रीमेडिटेटेड मर्डर्स रहते हैं, जिसमें आदमी बहुत ही सोच समझ करके तैयारी के साथ मर्डर करता है, तो उसमें ये सब चीज़ें करता है। लेकिन जो नशे में जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही तात्कालिक रूप से होंगी। उसमें जैसे जो आपने एक उदाहरण बताया कि घूर दिया, उस पर से विवाद शुरू हो गया और वो अनकंट्रोल्ड विवाद हो जाता है। इस टाइप की घटनाएं ज़्यादा होंगी जी। लेकिन एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत लाश को ठिकाने लगाना, ये सब प्री मेडिटेटेड मर्डर्स है। सर, क्राइम पेट्रोल टाइप के जो सीरियल्स होते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि जागरूकता के लिए चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जागरूकता तो कम हो रही है, लोग क्राइम करना बहुत अच्छे से सीख रहे हैं कि ठीक है मैंने एक अपराध कर दिया है, अब उसको छुपाना कैसे है उस अपराध को, वो सीख जाते हैं लोग बहुत अच्छे से। वेब सीरीज की बात कर ली जाए या क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स की बात कर ली जाए,
कि जैसे जैसे ये अवेयरनेस के प्रोग्राम बढ़ते गए वैसे वैसे हमने देखा है कि अपराध भी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते चले गए। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहती है कि समाज जो है अपराध और अपराधियों को चाहता नहीं है, जी लेकिन उन अपराध और अपराधियों का उत्सव जो है वो टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर देखना चाहता है। तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये हमारी मानसिकता ही है कि हम चाहे कोई भी वेब सीरीज़ हो या न्यूज़ चैनल्स हों, उसमें अपराध को एक ज़रूरत से ज़्यादा महत्व उसको मिलता ही है, क्योंकि वो लीक से हटकर रहता है। अब तक सर जो आपने जिम्मेदारी निभाई है वो जनता के बीच में रह करके निभाते आए आप, और अब ये एक नया जिम्मा आपको सौंपा गया है बीएसएफ आईजी के तौर पे, डिफेंस का मामला है, कैसे देखते हैं सर और क्या तैयारियां? मुझे वास्तव में अभी उस संगठन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं अपनी नई जिम्मेदारियों को लेकर के उत्साहित हूँ और मुझे विश्वास है कि जो एक नए आयाम जो है पुलिसिंग में, वो मुझे सीखने और समझने मिलेंगे। सर सिपाहियों की हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? बेढंगा शरीर हो जाना और जिम्मेदारियां इतनी बड़ी, पर उनकी तंदुरुस्ती के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार का कोई मैनेजमेंट नहीं है, ना कोई प्रोत्साहित करता है कि आप लोग एक्सरसाइज करिए या एक समय ऐसा निकालिए। ठीक है, रूटीन रहता है, बहुत बिजी है, हम लोग भी मानते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके हेल्थ के लिए और उनकी फिटनेस के लिए भी वर्किंग होना चाहिए समय समय पर। इसमें समय समय पर इन लोगों के मेडिकल चेकअप्स, हेल्थ चेकअप्स वगैरह भी कराए जाते हैं, और अभी पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में सभी का कंपलसरी मेडिकल चेकअप के लिए भी निर्देश दिए हैं, जो कराए जा रहे हैं। इसमें हमारा प्रयास यही रहता है कि उन्हें उनके शरीर के बारे में उन्हें और उनके परिवार को बताया जा सके, ताकि वे करेक्टिव स्टेप्स ले सकें। जी। कुछ एक जो थानों में जो सिपाही हैं, उनकी कुछ अनियमित जीवन ज़रूर रहता है, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ स्वास्थ्य के लिए ज़रूर किया जा सकता है। इसके लिए समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। सर अब तक के सफ़र में सबसे खूबसूरत यादें कहाँ की रही, या ये कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण केस कौन सा रहा? आपने अपने जीवन में बहुत सारे केसेस शॉर्ट आउट किए होंगे, पर कुछ यादें रह जाती हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट की, किसी ज़िले की, कोई ऐसी याद जो आज भी वो केस आपको याद आता है, तो आप अपने अधीनस्थों को वो कहानियाँ तो सुनाते ही हैं जब भी समय मिलता है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए? मेरे ख्याल से मुझे बस मेरा जो आखिरी केस था, जब मैं डीआईजी जबलपुर था जी। तब एक 18 महीने की बच्ची अचानक से गायब हुई थी, और उसका अपहरण माना गया था, और उसका अनफॉर्चुनेटली फिर उसकी माँ ने ही फिर उसकी हत्या कर दी थी। वो मेरे लिए सबसे यादगार केस था। एक तो मतलब बहुत ही मतलब वो बच्ची का जो फेस था जी। वो अभी भी मुझे याद है जी। और चूँकि वो बहुत ही 18 महीने की बहुत ही प्यारी बच्ची थी, जी। तो पूरा शहर उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था, और बट अनफॉर्चुनेटली वो मृत मिली थी, और उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था कि उसकी माँ ने ही उसकी हत्या की थी। सर बच्चियों के साथ बढ़ते अपराधों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत छोटी छोटी बच्चियां, 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाना, 8 साल की बच्ची के साथ गलत घटना हो जाना, महज 12 साल की बच्ची का गर्भवती हो जाना, मतलब ये घटनाएं पहले कभी सुनने में नहीं आती थी। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ी, या ये कहा जा सकता है जैसे जैसे हम नए दौर में प्रवेश करते गए, ये ऐसी घिनौनी घटनाएं हमारे सामने आने लगी। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? अभी एक जो IIM इंदौर ने जो सर्वे किया था, उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से एक तो चीज़ आई है कि जो ऐसे परिवार जो अर्बन स्लम्स में रह रहे हैं,
और जहाँ पर माता पिता दोनों ही काम कर रहे हैं, जी ऐसे बच्चे बच्चियों के साथ ये घटना होने की बहुत ज़्यादा संभावना उन्होंने बताई है। और जाहिर सी बात है कि पहले संयुक्त परिवार जो रहता था, तो उसमें अगर माँ अगर कहीं काम करने जा भी रही है तो उसके बच्चों को देखने के लिए उसके एक्सटेंडेड फैमिली के लोग रहते थे। वो सुविधा जो है वो अब धीरे धीरे और व्यवस्था वो जो है वो टूट गई है, जी और इसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। और तो ये एक वास्तव में एक समाज में फैली बीमारी ही जी है। ये कोई मतलब क्राइम से ज़्यादा ये एक बीमारी के रूप में फैला हुआ है। जी और इसको ठीक करने के लिए न केवल हमको सजग रहने की ज़रूरत है, बल्कि एक सभी बच्चे, उनकी माँओं, उनके पिता, उनके जितने भी सगे संबंधी हों, उसमें एक अवेयरनेस अभियान जी चलाए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मेरा मानना है उसी के माध्यम से धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। सर, क्या लगता है पुलिस कमिश्नरी के हिसाब से इंदौर में सिपाहियों की संख्या भी कम है, उसमें भी इजाफा होना चाहिए, क्योंकि शहर बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया है और लोगों की और सभी की उम्मीदें आपके प्रति बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक छोटी सी भी घटना होती है तो व्यक्ति थाने बहुत उम्मीदों से जाता है कि वहाँ मेरी सुनवाई हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि सिपाहियों की कमी है जिस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को? देखिए, इसमें इंदौर शहर की जो जनसंख्या है वो प्रतिवर्ष 3% से बढ़ रही है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। जी और ये अमूमन किसी नॉर्मल शहर में 10 साल में बढ़ता है, जो हमारे यहाँ पे 1 वर्ष में बढ़ रहा जी है। तो इसके कारण सभी म्यूनिसिपल सर्विसेज मतलब जितनी भी नागरिकों से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, जैसे चाहे अस्पताल हों, चाहे पुलिस हों, और नगर निगम की जो सेवाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। और आप अगर देखेंगे तो ये तीनों ही विभाग, पुलिस अकेला नहीं, ये तीनों विभाग बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस में हैं। साइबर क्राइम के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? समय के साथ साइबर क्राइम भी खूब फल फूल रहे हैं और अवेयरनेस तो ठीक ही है, पर अपराध जिस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? ये साइबर क्राइम्स जो हैं और नॉर्मल क्राइम्स का एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस रहता है। इसमें साइबर क्राइम के अलावा जो नॉर्मल क्राइम रहता है, नॉर्मल चोरी नकबजनी रहती है, उसमें आरोपी खुद चल करके फरियादी के पास आता है जी और घटना करता है। तो उस आरोपी को नियंत्रण करने के लिए पुलिस जो है उसकी चेकिंग कर सकती है, उसको लगातार उन चिन्हित लोगों की चेकिंग कर सकती है। लेकिन साइबर क्राइम में पूरे दुनिया से आरोपी बिना आपके पास आए, आपके जुरिस्डिक्शन में आए, बिल्कुल ठीक बात है। वो अपराध कर सकता है। तो इसीलिए अपराधी कोई भी हो सकता है, पहली चीज़। जी दूसरी चीज़ यह है कि सिर्फ आपके पास जो स्थानीय पुलिस है उसके पास स्थानीय पॉपुलेशन ही उसके पास है, तो उसके लिए जो स्थानीय पुलिस जो है वो प्रिवेंशन में बहुत काम कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता रखने की, सावधानियां रखने की, OTP न शेयर करने, लिंक न शेयर न क्लिक करने की, जो छोटी छोटी जो बातें हैं उनके माध्यम से अधिकतर साइबर क्राइम प्रिवेंट किए जा सकते हैं। जी और डिटेक्शन जो है, क्योंकि इसमें फॉरेन के सर्वर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो जिनसे साधारणतया उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ के कारण जानकारियां नहीं मिल पाती, तो डिटेक्शन हर बार हो पाए वैसा संभव नहीं रहता है। जी तो ये एक चैलेंजेस हैं साइबर क्राइम में, जिसके कारण अभी डिटेक्शन से ज़्यादा प्रिवेंशन पर ध्यान दिया जाता है। सर, एक बेहद सामान्य और अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहेंगे कि
बेहद सामान्य लोग जो होते हैं, जब छोटी मोटी भी कोई घटना होती है तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें थाने पे देख लूँगा, पर जब थाने पर जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती। उससे होता ये है कि सर कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से पूरा महकमा बदनाम होता है कि पुलिस सुनती नहीं है, या पुलिस की जो न्याय प्रणाली है वो बहुत कमज़ोर है, या पुलिस बायस्ड वे में कार्रवाई करती है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो है क्योंकि हर जो भी यदि कोई झगड़ा होता है तो हमेशा उसके दो पक्ष रहते हैं, और हर पक्ष जो है अपने आप को सही मानता है, तभी वो दोनों थाने पर आ रहे हैं। और डेफिनेटली थाना जब किसी एक पक्ष के फेवर में पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं करता है, और जब जो उसको नियमानुसार करनी भी नहीं चाहिए, तो ये एक इम्प्रेशन ज़रूर जाएगा कि थाने ने हमारी कार्रवाई ठीक से नहीं की है। तो कुल मिलाकर के पुलिस जो है अपने नियम और प्रक्रियाओं से बंधी हुई है। वो ऐसे बहुत ही ऐसे बेनिवोलेंट डिक्टेटर की तरह बिहेव नहीं कर सकती है कि जो उसे ठीक लग रहा है वो कर दे। तो ये एक नियम प्रक्रियाओं की एक बंदिश रहती है, जिसके कारण ये एक इम्प्रेशन जाता है। और इस बात से भी इनकार मैं नहीं करता हूँ कि कई बार मोटिवेटेड रीजंस के कारण भी कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, तो वो वास्तव में उसके लिए सीनियर ऑफिसर्स उसी के लिए रहते हैं ताकि वो अपना करेक्टिव स्टेप जो है वो ले पाएँ। चलिए, तो अपराधों के प्रति और समाज के प्रति सदैव रहिए सजग और जागरूक। ये थी हमारी बीएसएफ आईजी, जी हाँ, मकरंद देउस्कर जी से विशेष मुलाकात एक नए चेहरे के साथ, नई ऊर्जा के साथ और 2 गुने उत्साह के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।